हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम शॉर्ट में एमएमआई के नाम से जानते हैं, उसका छठा चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टोटल 6 चैप्टर में बटा हुआ है पूरा सिलेबस, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो बच्चों, सिलेबस पर एक नज़र आप डाल लेते हैं तो सामने कई सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे 6.1 है वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड एंड टॉर्क, यूज ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, स्ट्रोबोस्कोप, वाइब्रेटिंग रीड्स एंड टेकोमीटर्स। 6.2 है स्ट्रेन गेज, यूज ऑफ स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स। 6.3 है वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज थर्मोमीटर्स, थर्मिस्टर, बाई मेटालिक स्ट्रिप एंड पायरोमीटर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, लेकिन शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में फिनिश करेंगे। तो जो भी की पॉइंट्स हैं, कोई फिगर अगर आपको मिल रहा है तो उसको अपना नोटबुक सामने रखना है और पेन से उसको नोट करते चलना है साथ में। अगर मैं ज़्यादा तेज बढ़ रहा हूँ तो आप पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट लेकर के भी उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको भी पूरा चैप्टर अपने नोट्स बना करके कंप्लीट करना है। यही नोट्स आपके न सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से काम आएंगे, बल्कि आगे इन फ्यूचर आप कभी भी हायर एजुकेशन में या कहीं भी आप जाएंगे इंडस्ट्री में तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको गेन होगा आपके द्वारा बनाए गए इन्हीं नोट्स के माध्यम से। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनको कैसे यूज करना है, कैसे मापन किया जाता है, उसके बारे में ये ब्रांच है। तो मापन एवं नियंत्रण से संबंधित इंजीनियरिंग की शाखा को सिंपली हम इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मैकेनिकल क्वांटिटीज मतलब कह रहा है जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, वेग, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, स्पीड और टॉर्क के लिए जो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विस्थापन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो विस्थापन से आप जानते हैं, विस्थापन का तात्पर्य किसी वस्तु की उसके संदर्भ बिंदु से स्थिति में परिवर्तन से है। तो मतलब कोई भी अगर वस्तु है अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम कहते हैं कि उसमें विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो विस्थापन को मापने के लिए कुछ उपकरण नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है लीनियर पोटेंशियोमीटर। लीनियर मतलब होता है रैखिक पोटेंशियोमीटर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और इसके बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वही सारे चित्र और पूरे कॉन्सेप्ट आपको बना लेना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये उपकरण सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। ये उपकरण रैखिक विस्थापन को मापने के लिए परिवर्तनीय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, रैखिक विस्थापन को मापते हैं। ये वस्तु की स्थिति और स्थिति के समानुपाती वोल्टेज आउटपुट उत्पन्न करते हैं जिसे आसानी से मापा जा सकता है। तो वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसके समानुपाती क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसको वोल्टेज को नाप करके हम वस्तु की स्थिति का पता लगा लेते हैं। और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, उसको आप प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरा है लेजर डिस्प्लेसमेंट सेंसर। लेजर डिस्प्लेसमेंट सेंसर नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बताने वाले सेंसर हैं। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट सेंसर, लेजर लगा, इसका मतलब है ये लेजर की तकनीक का प्रयोग करता है। आप इसी से आसानी से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स मतलब ऐसी संवेदनशील प्रणालियां, ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि विस्थापन का पता लगाने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग करते हैं। और लेजर आप सभी जानते हैं, वो आपको उसके बारे में लिख लेना है। तो इसमें सेंसर तथा लक्ष्य वस्तु के बीच की दूरी निर्धारित करने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे विस्थापन का सटीक मापन होता है। अगला है वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेग आप सभी जानते हैं, दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग या वेलोसिटी कहते हैं। और जो वेग परिवर्तन की दर है उसको हम त्वरण या एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाइल एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें त्वरण और वेग को मापने के लिए कुछ उपकरण होते हैं। जैसे त्वरण को मापने के लिए त्वरण मापी का प्रयोग किया जाता है, एक्सीलरोमीटर्स कहते हैं। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये उपकरण क्या करते हैं, जड़ता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया का उपयोग करके त्वरण को नापते हैं। ये परिमाण भी बताते हैं और त्वरण की दिशा दोनों प्रदान कर सकते हैं, ये जो त्वरण मापी होते हैं। सॉरी। अगला है लेजर डॉपलर वाइब्रोमीटर। इसमें ध्यान से इसके शब्द को से लेजर डॉपलर वाइब्रोमीटर्स। वाइब्रोमीटर से मतलब इससे समझ में आया कि वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन। तो ये कंपन मापने वाले उपकरण हैं और लेजर डॉपलर टेक्निक पर ये बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं लेजर डॉपलर वाइब्रोमीटर्स।
ठीक है बच्चों, इनको शॉर्ट में हम LDV बोलते हैं, L फॉर लेजर, D फॉर डॉपलर और V फॉर वाइब्रोमीटर्स। मतलब जैसे कहीं कंपन हो रहा है किसी अगर पार्ट में, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं, रोटेट होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन एक सीमा से अधिक ना हो तो उसको मापने के लिए वाइब्रेशंस को ये वाइब्रोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। तो लेज़र डॉपलर वाइब्रोमीटर्स ये क्या है, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी सतह से भौतिक संपर्क के बिना, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेज़र टेक्निक का यूज हो रहा है, इसी में लिखा हुआ है लेज़र के बिना कंपन मापन के लिए किया जाता है। तो लेजर डॉपलर वाइब्रोमीटर्स क्या होते हैं, एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी सतह से भौतिक संपर्क के बिना यानी नॉन कांटेक्ट टाइप ये होते हैं और कंपन मापन के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कंपन करने वाली वस्तुओं के वेग को मापने के लिए ये यंत्र लेज़र बीम का उपयोग करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं लेज़र डॉपलर वाइब्रोमीटर्स। और ये गैर संपर्क यानी नॉन कांटेक्ट माप के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। और इनका लेज़र डॉपलर वाइब्रोमीटर्स का ये जो फिगर है, इसको आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और उसको कॉपी में बना करके एग्जाम में एक्सप्लेन करके समझा भी सकते हैं। ये टारगेट है, ये देखिए, तो यहाँ से ये लेज़र बीम का स्रोत है जहाँ से लेज़र बीम को इस पर डाला जाता है। फिर यहाँ पर बीम स्प्लिटर लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये फाइनली फोटो डिटेक्टर है जहाँ पर उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो दिए गए हैं लेज़र डॉपलर वाइब्रोमीटर में इस्तेमाल होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा, तो इसको आप इसको परीक्षा में अगर आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है स्पीड की, तो स्पीड आप सभी जानते हैं, इसके लिए टैकोमीटर का यूज होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टैकोमीटर ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग घूर्णी गति को मापने के लिए किया जाता है। हमारे जो वाहन होते हैं आपने उसमें टैकोमीटर्स देखे होंगे, इंडस्ट्री में भी टैकोमीटर्स का यूज किया जाता है घूर्णी गति यानी रोटेशनल स्पीड को मेजर करने के लिए। तो ये अक्सर मशीनरी और ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं और कुछ इस तरीके से देखने में होते हैं, आप देख पा रहे हैं। आरपीएम बताते हैं, टैकोमीटर दैट कैन इंडिकेट अप टू 7000 आरपीएम, लेफ्ट में ये आप देख पा रहे हैं, तो 7000 आरपीएम तक ही बता सकता है। तो ये इस तरीके से टैकोमीटर्स होते हैं जिनका प्रयोग इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स वगैरह में किया जाता है। एक होता है डॉपलर रडार, इसको थोड़ा देखिए। एक तो डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फर्स्ट ईयर में ही ये चीज़ पढ़ा दी जाती है। और रडार, डॉपलर रडार, डॉपलर रडार के बारे में जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक चित्र देख लें ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ये आप देखिए, ये क्या है, मिलिट्री पुलिस है, ये मिलिट्री पुलिस वाले हैं, ये हाथ में देखिए इस तरीके की एक गन लिए हैं। आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जैसे रोड में कोई वाहन चला आ रहा है तो सामने खड़े होकर के जो पुलिस वाले होते हैं वो इस तरीके की गन लिए रहते हैं और उसकी तरफ कर देते हैं, तो सामने आने वाले जो किस स्पीड से आ रहा है उसकी स्पीड पता चल जाती है। तो ये इंडिया में भी जैसे साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ की पुलिस को अभी कुछ इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिए गए थे ताकि जो ओवर स्पीडिंग करने वाले, जो इस सीमा से अधिक जो स्पीड से गाड़ी चलाते हैं उनको पकड़ करके उनका चालान किया जा सके, उन पर कार्रवाई की जाती है। फॉरेन में ये बहुत चलता है, इंडिया में इधर हमारे साइड थोड़ा कम देखने को मिलता होगा, लेकिन साउथ साइड में ये शुरू हो गया, इस तरीके की गन्स का यूज किया जाता है। तो ये इसी के बारे में ये बात की जा रही है डॉपलर रडार की, इसी को कहते हैं डॉपलर रडार। इसके अलावा आपने और एक चीज़ देखी होगी, जैसे जो आजकल नेशनल हाईवे बने हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये बछरावा से ये लखनऊ के लिए जो हाईवे जाता है तो उसमें बीच बीच में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, तो जब आप उसके नीचे से गुजरते हैं तो ऊपर स्पीड बताता है। जैसे अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो वो जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हैं तो दूर से ही आपकी स्पीड मेजर करता है। तो कैसे मेजर कर रहा है, वो बता रहा है कि 56 किलोमीटर पर आवर, फिर वो आप और आगे जाते हैं तो और आपकी स्पीड 60 बताता है, 70 बताने लगता है। मतलब तो ये कैसे बता रहा है, वो इसी तरीके की टेक्निक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं डॉपलर रडार। अब आपने चित्र देख लिया, माइंड में इसको शब्द को बैठा लीजिए और उसको ध्यान कर लीजिए, तो अब आपको कभी जीवन में भूलेगा नहीं। तो डॉपलर रडार किसी वस्तु से परावर्तित रडार तरंगों की आवृत्ति शिफ्ट का पता लगाकर उसकी गति को माप सकता है। क्या है, कोई वस्तु सामने से चली आ रही है, गन सामने किया, वो सामने से कोई व्यक्ति तेजी से चला आ रहा है बाइक से या कार से, तो उससे परावर्तित जो रडार तरंगे होती है उनकी आवृत्ति शिफ्ट का पता लगा करके उसकी गति को ये मापते हैं डॉपलर रडार। तो यह आमतौर पर यातायात में वाहनों की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर आप चित्र मैंने दिखाया, अब आपको माइंड में बैठ गया होगा।
इसी तरीके से डॉपलर इफेक्ट देखिए, ये है इसके में देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, मोशन ऑफ सोर्स, मतलब जो गति का जो सोर्स होता है उसमें उसकी जो वेव लेंथ होती है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें जो बदलाव होता है उसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आप किताबें पलटाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसी का प्रयोग इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये गति को क्या करता है, मेजर करता है कि कितनी स्पीड से सामने वाला चला आ रहा है, और फिर अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसका चालान भी किया जाता है, पुलिस वाले उसका चालान कर देते हैं। सॉरी। अगला है बच्चों टॉर्क या मरोड़ घूर्ण। टॉर्क आप सभी जानते हैं, टॉर्क को हिंदी में ट्विस्टिंग मूवमेंट अंग्रेजी में, और हिंदी में उसी को मरोड़ घूर्ण बोला जाता है। तो टॉर्क बल का एक घूर्णी समतुल्य है, और इसका उपयोग किसी वस्तु पर लगाए गए मरोड़ बल को मापने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ मरोड़ हो रहा हो, ट्विस्टिंग हो रहा हो, वहाँ ट्विस्टिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट को ही टॉर्क बोला जाता है, और हिंदी में उसको कहते हैं मरोड़ घूर्ण। तो मरोड़ घूर्ण या टॉर्क को मापने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। एक तो सेंसर्स होते हैं टॉर्क नापने के लिए, तो टॉर्क सेंसर्स बोलते हैं। तो ये उपकरण स्ट्रेन गेज, अभी हम आगे बढ़ेंगे, या अन्य ट्रांसड्यूसर विधियों का उपयोग करके टॉर्क को मापते हैं। तो ये आमतौर पर मोटर वाहन, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं जो टॉर्क सेंसर्स होते हैं। मशीनों में इनका प्रयोग होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहां प्रयोग किए जाते हैं, मोटर वाहनों में भी, और रोबोटिक्स के क्षेत्र में विशेष तौर से ये टॉर्क सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। टॉर्क रिंचेस, रिंच आप सभी जानते हैं, रिंच खोलने के लिए आपने रिंच पाना आप जानते होंगे, कहीं नट बोल्ट लगे हैं उनको खोलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कसने के लिए। टॉर्क रिंच मतलब ये इस तरीके के देखिए आप, ये रिंच होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनमें जो सिस्टम होता है इनबिल्ट होता है। जैसे डिजिटल टॉर्क रिंच है तो इसमें ये स्क्रीन लगी है, तो जितना टॉर्क लगता है तो ये पूरा उसी स्क्रीन में ही डिस्प्ले कर देते हैं। मतलब इनमें इनबिल्ट ये टेक्निक होती है टॉर्क बताने की। तो ये क्या होते हैं, टॉर्क रिंचेस क्या होते हैं, टॉर्क रिंच एक हैंड टूल्स होते हैं, मतलब हाथ से पकड़ के हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनमें बिल्ट इन टॉर्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है। टॉर्क मेजरमेंट मैकेनिज्म, मेजरमेंट मतलब मापन करने का मैकेनिज्म उसमें लगा होता है। डिजिटल वाले मैंने आपको दिखाया कि डिजिटल होता है, उसमें सीधे क्या करता है, डिजिटल स्क्रीन होती है, उसमें क्या करता है, रीडिंग दिखा देता है। तो ये यांत्रिक असेंबली तथा अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए स्क्रीन है, ये इसमें इनबिल्ट होता है, और ये इसी में जैसे ही टॉर्क जितना होता है तो उसको इसी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले कर देते हैं, तो इनको कहते हैं टॉर्क रिंचेस। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे बताऊं ये जो सेक्शन है 6.2 यही बार बार उसमें पूछा जरूर जाता है प्रश्न पत्रों में, क्योंकि पिछले अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे एमएमआई के, मैंने कई प्रश्न पत्र अपलोड किए थे पुराने, तो उसमें आप देखिएगा कि स्ट्रेन गेज या तो पूछा जाएगा या फिर लोड सेल्स। तो स्ट्रेन गेज पूछा जाए तो स्ट्रेन गेज में भी लोड गेज आता है, लोड सेल्स, जिसको लोड सेल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस बार फिर पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्ट्रेन गेज पर बेस्ड है तो इसलिए लोड सेल्स को हम इस बार पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेन गेज पूछा जाए तो लोड सेल्स का जिक्र होगा, और लोड सेल्स अगर पूछा जाए तो उसमें लोड सेल्स को हम स्ट्रेन गेज साथ में दर्शा सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं। अगर मैटर आपको पूरा बढ़ाना है तो लोड सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रेन गेज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो लोड सेल्स पूछा जाए तो लोड सेल्स का लिख करके आपको स्ट्रेन गेज बता देना है, स्ट्रेन गेज का पूछा जाए तो स्ट्रेन गेज का जिक्र करके पूरा कॉन्सेप्ट समझा कर लोड सेल्स भी इसका बता देना है कि लोड सेल्स में इसका एप्लीकेशन है, लोड सेल में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। लोड सेल्स हमने पढ़ा था, नाम से ही पता चल रहा है लोड सेल्स क्या होते हैं, भार या वजन या फिर बल को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इंडस्ट्री में बहुतायत से प्रयोग होता है। ये पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। स्ट्रेन गेज हमने नहीं पढ़ा था, तो ये स्ट्रेन गेज पढ़ लेते। स्ट्रेन मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं विकृति। विकृति का सूत्र होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं स्ट्रेन यानी विकृति। गेज क्या होता है, गेज को हम सिंपली मापन उपकरण होता है, मापी जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेन गेज का मतलब क्या हुआ, विकृति मापी। स्ट्रेन मतलब विकृति और गेज मतलब मापन उपकरण, मापी जिसको बोलते हैं। तो विकृति मापी हिंदी में हम स्ट्रेन गेज को बोलेंगे। तो नाम से ही बच्चों नहीं समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री में मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट है जिसमें विकृति हो रही है, तो उस विकृति को मापने के लिए, क्योंकि विकृति एक इलास्टिक सीमा में है,
उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें फ्रैक्चर या फेलियर हो सकता है। तो उस विकृति को मापने के लिए ये स्ट्रेन गेजेस का यूज किया जाता है। किसी भी वस्तु में अगर विकृति उत्पन्न हो सकती है, लोड अप्लाई हो रहा है, उसमें विकृति हो रही हो, तो उसको मेजर करने के लिए विकृति मापी यानी कि स्ट्रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और ये नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किसी वस्तु पर उत्पन्न होने वाली विकृति को मापने के लिए स्ट्रेन गेज या विकृति मापी का प्रयोग किया जाता है। तो सीधे देख लेते हैं, विकृति मापी या स्ट्रेन गेज जिसको हम कह रहे हैं, किसी वस्तु की विकृति मापने के काम आता है। थोड़ा इसके बारे में अगर हम जाने तो इसका आविष्कार एडवर्ड सिमोंस और तथा आर्थर रूग ने सन 1938 में किया था। ठीक है बच्चों, 1938 में इसका आविष्कार हुआ था। ये दो वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था। अब ये जो लिखा है उस पर हम जाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप एक चित्र देख लें, फिर हम जब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि चित्र अनुसार चित्र बना करके जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आए। तो चित्र स्ट्रेन गेज में वो क्या होता है, एक सिंपल एक फ्लेक्सिबल प्लेट होती है, मतलब लोचदार आप उसको प्लेट कह सकते हैं सपोर्ट के लिए, और उस पर एक फॉइल लगी होती है, एक पैटर्न बना होता है फॉइल का। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, तो उसको चित्र पहले देखिए फिर मैं उसको आगे पढ़ाऊंगा। ये देखिए ये चित्र, ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है ये क्या है, एक प्लेट है सपोर्ट के लिए, लोचदार प्लेट, फ्लेक्सिबल प्लेट हम कह सकते हैं। उस पर देखिए ये पैटर्न ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं, ये देखिए पैटर्न बना हुआ है इस तरीके से फॉइल का, ये देख रहे हैं आप, ये पैटर्न इस तरीके से ये पूरा बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इस तरीके से पैटर्न, तो ये पूरा का पूरा ये कहलाता है स्ट्रेन गेज। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रेन गेज को हम क्या करते हैं, आप समझ गए किस तरह का होता है। तो जहां भी विकृति मापनी होती है उस अंग में या उस वस्तु में हम इसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है, जब चिपका देते हैं तो होता क्या है कि जब उसमें विकृति उत्पन्न होती, मान लीजिए कहीं बल लग रहा है, कोई मान लीजिए साफ्ट है या बीम है, उसमें आपने चिपका दिया, तो जब धरन में बल लगेगा तो ये जब उसमें विकृति उत्पन्न होगी तो इसमें भी विकृति उत्पन्न होगी। तो इसके सिरों पर जो होते हैं, टर्मिनल्स जो होते हैं, वहां पर प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें विकृति को मेजर कर लेते हैं। तो ये इसका सिद्धांत या कॉन्सेप्ट होता है। इसका एक चित्र मैं चाहता हूं आप लोग और देख लें। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल ये पूरी प्लेट है, इसके ऊपर देखिए ये पैटर्न, ये ब्लैक कलर से जो, और ये क्या है, टर्मिनल्स हैं जहां पर प्रतिरोध को मेजर किया जाता है। तो ये इस तरीके से ये कहलाता है पूरा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ही कहलाता है स्ट्रेन गेज। इस तरीके से होते हैं, और जहां विकृति मापनी होती है जा करके वहां उसको चिपका दिया जाता है। अब हम देखिए पढ़ेंगे, अब आपने देख लिया, अब इसी चित्र को एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे। यहाँ तक हो गया, तो चित्र अनुसार मतलब उस चित्र को मैं कह रहा हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक ब्लू कलर से और एक या चाहे उसको मान लीजिए सॉरी। तो चित्र अनुसार स्ट्रेन गेज फ्लेक्सिबल प्लेट के ऊपर किसी धातु की पतली पन्नी फॉइल के समुचित पैटर्न से बना होता है। तो धातु की पतली पन्नी मतलब फॉइल का पैटर्न वो ब्लू कलर से दिख रहा था, और फ्लेक्सिबल प्लेट जो दूसरे कलर से दिख रही थी, तो उसके ऊपर उसको पैटर्न को बनाया जाता है फॉइल से या पतली पन्नी से। ठीक है, धातु की बनी पतली पन्नी से उस पैटर्न को बनाया जाता है। अब जिस वस्तु की विकृति मापनी होती है उस पर उसके ऊपर क्या करते हैं, विकृति मापी को किसी समुचित चिपकाने वाले पदार्थ, जैसे साइनो एक्रिलेट चिपकाने वाला इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, उसकी सहायता से उसको चिपका दिया जाता है उस पर स्ट्रेन गेज को, जिस पर हमको विकृति मापनी है। अब जब ये वस्तु किसी बल के कारण विकृत होती है, जब वो वस्तु मान लीजिए बल लग रहा है तो विकृत होगी, तो वह पन्नी यानी फॉइल भी विकृत होती है, जिससे उसका प्रतिरोध बदल जाता है। तो प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को हम क्या करते हैं, किसी व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से माप लेते हैं। तो वो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में और फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो उसको माप लिया जाता है। तो जो प्रतिरोध होता है हम मान के चलते हैं प्रतिरोध विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जितना प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा हम कहते हैं विकृति उतनी हुई। ये इस तरीके का इसमें सिस्टम होता है मेजरमेंट के लिए। तो प्रतिरोध की यह माप सीधे विकृति से संबंधित होती है, हो सकता है प्रायः जनरली विकृति के समानुपाती होती है, या हो सकता है कुछ और भी रिलेशनशिप होता हो। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि यदि हम व्हीट स्टोन सेतु से उस प्रतिरोध जो बदल रहा है उसको मेजर कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके समानुपाती ही क्या है, विकृति है। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ हम कह देंगे इतना इसमें विकृति उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। स्ट्रेन गेज के अनुप्रयोगों की बात करें, एप्लीकेशंस, तो प्रतिबल विश्लेषण यानी स्ट्रेस एनालिसिस में होता है, भार मापन में, लोड मेजरमेंट में, लोड सेल्स में प्रयोग किया जाता है, जो हम अभी पढ़ेंगे। और दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड में बैठा लीजिए कि दोनों में से एक तो पूछा ही जाना है या फिर दोनों हो सकता है, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। इस वाले चैप्टर्स में ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है पूरी एमएमआई में, तो ये जरूर रहता है।
मैंने नोटिस किया है कि आप पिछले पेपर्स मैंने आपको दिखाए तो उसमें आप देखिए तो ये घुमा फिरा करके जरूर पूछते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी स्ट्रेन गेजेस का यूज किया जाता है। तो इनको नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। ये चित्र आप बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, या फिर आप इस वाले को बना लीजिए, इसको, दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए एक बीम का उदाहरण हम दे रहे हैं कि ये देखिए मान लीजिए ये धरन है, देखिए ये क्या है, धरन है, इसके ऊपर हमने चिपका दिया स्ट्रेन गेज को। तो ये प्लेट है स्ट्रेन गेज की, इसके ऊपर ये इस तरीके से देखिए ये बने हैं पैटर्न फॉइल के, यानी धातु की जो पतली पन्नी है उसके देखिए ये पैटर्न बना दिया गया, बना है। हमने इसको क्या किया, चिपका दिया, स्ट्रेन गेज को हमने इसके ऊपर चिपका दिया, धरन के ऊपर, किसके, बीम के ऊपर। अब आप देखिए मान लीजिए इस धरन में तनाव होता है, टेंशन, टेंशन जब होता है तो आपको पता है कि तनाव के कारण लंबाई में वृद्धि होती है और जो एरिया होता है वो सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। जब एरिया सिकुड़ेगा तो यहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ये टर्मिनल्स में हायर रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा प्रतिरोध। तो एरिया नैरोस मतलब एरिया कम होता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस मतलब प्रतिरोध में वृद्धि होती है। दूसरा उदाहरण देखिए संपीडन का। अगर देखिए संपीडन हो रहा है तो संपीडन में क्या होता है, लंबाई में कमी आती है और जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो थिकन्स मतलब बढ़ता है। तो जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल्स में लोअर रेजिस्टेंस होगा। तो ये स्ट्रेन गेज की क्रिया विधि है। इसको इस तरीके से ये 3 चित्र भी आप बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि इसको आप समझा सकें कि धरन पे चिपका करके हम किस तरीके से ये टेंशन या फिर कंप्रेशन में काम करता है। अब ये बात आती है लोड सेल की। तो ये विकृति मापी का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लोड सेल में होता है। तो जो लोड सेल होते हैं, नाम से पता चल रहा है, मैं पहले भी बता, लोड मतलब होता है भार या वजन भी हम उसको कह सकते हैं, या वाय बल जो लगाते हैं उसको लोड बोला जाता है। तो लोड सेल ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग भार या वजन फिर या लगने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये जो लोड सेल में जो टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है वो क्या होती है, स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज की सहायता से लोड सेल क्या करता है, मापन करता है वजन या भार या फिर बल को। तो विकृति मापी का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है, लोड सेल, जिसका उपयोग बल या भार को मापने के लिए किया जाता है। एक लोड सेल में आमतौर पर एक सहायक संरचना पर लगे स्ट्रेन गेज होते हैं। तो लोड सेल में क्या होते हैं, स्ट्रेन गेज लगे होते हैं। जब लोड सेल पर बल लगाया जाता है तो यह विकृत हो जाता है, जिससे विकृत मापी उनके प्रतिरोध को बदल देते हैं। अब उसमें विकृत होगा तो विकृत मापी लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध बदल देगा, प्रतिरोध को माप लेंगे, विद्युत संकेतों में परिवर्तन हो जाएगा, वो हमको मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो लोड सेल का सबसे अच्छा उदाहरण, आप जो वजन नापने वाली मशीन होती है आपने देखे होंगे, हम से खड़े हो जाते हैं और वो बताने लगता है। तो वो कैसे बताने, लोड सेल हमारा वजन बता रहा है तो कैसे उसमें बता रहा है, स्प्रिंग सिस्टम वगैरह भी होता है। इसके अलावा डिजिटली भी आजकल आते हैं। तो उनमें इस तरीके से कई सारे जो मैकेनिज्म होते हैं उनमें जिसमें लोड सेल यूज होता है उसमें इन विकृति मापी या फिर कहना चाहिए स्ट्रेन गेज का यूज किया जाता है। अब लोड सेल के व्यापक, जो लोड सेल होता है उसमें विभिन्न उद्योगों में व्यापक उपयोग किया जाता है। जैसे वजन तराजू, जो वजन नापने वाली तराजू होती हैं, सामग्री परीक्षण मटेरियल टेस्टिंग में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में बल माप के लिए प्रयोग किया जाता है, या सिविल इंजीनियरिंग में संरचनात्मक निगरानी के लिए इनका यूज किया जाता है। अब आपने ये पूरा का पूरा बच्चों देखा। अगर आपसे स्ट्रेन गेज पूछा जाए तो स्ट्रेन गेज को एक्सप्लेन करके उसके एप्लीकेशन के रूप में आप लोड सेल को दिखाएंगे, लोड सेल के बारे में लिखेंगे। अगर लोड सेल आपसे पूछा जाता है तो शुरुआत लोड सेल से करेंगे, उसके अनुप्रयोग बताएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए स्ट्रेन गेज कि लोड सेल में स्ट्रेन गेज को प्रयोग किया जाता है और स्ट्रेन गेज ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 1.5 2 पन्ने आप भर सकते हैं, जितना लिख सकते हैं। तो दोनों पूछे जाते हैं तो दोनों में आपको वही लिख देना है। लोड सेल भी, लोड सेल पूछा जाए तो लोड सेल, अगर स्ट्रेन गेज पूछा जाए तो स्ट्रेन गेज। तो ये एक दूसरे से कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। अब बात आती है, तीसरा सेक्शन है वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। करें तापमान मापी विभिन्न प्रकार के उपकरणों की बात करनी है, जैसे थर्मोमीटर, थर्मिस्टर, बाईमेटालिक स्ट्रिप और पायरोमीटर्स। थर्मामीटर हम सभी जानते हैं, इसको तापमान मापी कहते हैं। ये थर्मामीटर सबसे आधारभूत तापमान मापने वाले उपकरण हैं। ये तापमान पर निर्भर भौतिक गुणों का उपयोग करते हैं तापमान को मापने के लिए। जैसे इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, मरकरी या फिर स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा ये तापमान है, ये पारा पर आधारित, ये मरकरी थर्मोमीटर बोलते हैं। घरों में बुखार मापने के लिए यूज होता है।
ये कमरे का तापमान बताने के लिए तापमापी है। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लास मतलब कांच की नली होती है, उसके अंदर क्या भरा होता है, मरकरी। तो हीट पा करके मरकरी भागता है, उसको इंडिकेट कर देता है कि टेम्परेचर इतना है। तो इस हिसाब से इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर इसको कहते हैं, रूम टेम्परेचर को। ये आप देख पा रही अल्कोहल थर्मोमीटर है। इसमें क्या है, ग्लास की नली है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर हो गया। तो मतलब किसी ना किसी तरल का यूज किया जा रहा है, चाहे वो मरकरी का यूज किया जा रहा हो मरकरी थर्मोमीटर में, चाहे वो अल्कोहल थर्मोमीटर हो, इसमें अल्कोहल का यूज किया जा रहा है। ये अल्कोहल की जगह स्प्रिट कहना चाहिए, स्प्रिट आधारित ये थर्मोमीटर होते हैं। तो इस तरीके से ये थर्मोमीटर्स काम करते हैं। अगले होते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर सामग्री से बने तापमान संवेदनशील प्रतिरोधक होते हैं। ये अत्यधिक गैर रैखिक प्रतिरोध तापमान संबंध प्रदर्शित करते हैं, जिससे एक विशिष्ट सीमा पर सटीक तापमान मापने की अनुमति मिलती है। थर्मिस्टर्स आमतौर पर चिकित्सा उपकरणों में, मोटर वाहन में और तापमान नियंत्रण प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। सिंपल इनका कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये दो वायर लगे होते हैं, एक ये है दूसरा ये है, और इस तरीके से यहाँ पर बीड होती है। तो ये है एनटीसी थर्मिस्टर बोलते हैं, बीड टाइप इंसुलेटेड वायर्स लगे होते हैं, तो इनको बोलते हैं थर्मिस्टर्स। और इनका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है विभिन्न जो तापमान मापने वाले उपकरण हो, चाहे कोई ऑटोमोबाइल्स हो या फिर और कोई फंक्शंस होते हैं चेक वेक करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है द्विधात्विक पट्टी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये देखिए बाई मेटालिक स्ट्रिप। तो बाई मेटालिक का बाई मतलब द्वि और मेटालिक मतलब धात्विक, धातु से संबंधित है। स्ट्रिप मतलब पट्टी हो गया, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप मतलब द्विधात्विक पट्टी, बाई मेटालिक स्ट्रिप। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, धातु की दो पट्टियां यूज की जाती हैं, नाम से ही पता चल रहा है बाई मेटालिक स्ट्रिप। तो धातु की दो पट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं जिनको आपस में बांध दिया जाता है। ये देखिए, एक धातु ये पट्टी, दूसरी धातु की ये बांध दिया जाता है। तो ये इन दो धातुएं जो होती हैं इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बच्चों, यानी इसका तापीय प्रसार गुणांक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अगर आप समझ पा रहे हो, तो दोनों का अलग अलग होता है। मतलब अगर इनको हम टेम्परेचर के संपर्क में लाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इनमें जो प्रसार होगा दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का अलग अलग है। अब देखिए, जैसे मेटल 1 मेटल 2 को हमने आपस में बॉन्ड कर दिया, जोड़ दिया, तापमान बढ़ाया तो इसमें फैलाव ज़्यादा हुआ प्रसार, इसमें फैलाव कम हुआ, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। ये फिक्स्ड कनेक्शन कर दिया। तो जब इन दोनों का अलग अलग होता है और इनको हम बांध देते हैं आपस में, ये देखिए अभी बांधा नहीं था, तो ये देखिए आपस में सीधे ये अलग फैल गया, ये अलग फैल गया। लेकिन इनको अगर हम बांध देंगे तो फैलने के साथ साथ में दोनों का चूंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग है, तो ये बैंड हो जाएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो झुक जाता है या मुड़ जाता है, अगर हम इसको माप लें और कैलिब्रेट कर लें तो हम टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये एक द्विधात्विक पट्टी में दो धातु की पट्टी होती है जिनका तापीय प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। जब तापमान में परिवर्तन होता है तो दो धातुओं के अलग अलग विस्तार के कारण दो धातु पट्टी झुक जाती है। ये चित्र जरूर बना लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट, ये इसको झुक जाती है क्योंकि हमने इसको आपस में फिक्स्ड कनेक्शन कर दिया, दोनों को बांध दिया है। तो तापमान को निर्धारित करने के लिए इस झुकने को मापा और कैलिब्रेट किया जाता है। तो तापमान हमें नापना है तो इसी को, ये जो झुकाव होता है या मुड़ जाती है, इसी को नाप करके कैलिब्रेट करते हैं और टेम्परेचर को हम निर्धारित करते हैं। ये एक उदाहरण दिया है, थर्मोस्टेट जो होता है उसमें बाई मेटालिक कॉइल का यूज किया गया है 2 नंबर पे, ये देखिए लगी है। ये बाई मेटालिक कॉइल क्या होती है, जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है तो ये खुलती या बंद होती है, मतलब इसमें प्रसार होता है। आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब ये बात आती है पायरोमीटर्स की, ये सभी जानते हैं पायरोमीटर्स। अभी कोरोना जब फैला था तो कहीं भी आप जाइए तो दूर से नहीं, आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए दूर से खड़े हो जाइए, टेम्परेचर बताइए, ये आप देखिए, इसी को कहते हैं पायरोमीटर। मतलब होते हैं दूर से तापमान नापने वाले उपकरण, ठीक है बच्चों। ये सभी ने आपने देखे होंगे, यूज किए होंगे, कोरोना के समय तो जगह जगह दिखते थे इस तरीके से। तो ये तापमान नापने के साथ साथ दूर से ही, जो इंडस्ट्री में जैसे कहीं का तापमान किसी जगह का चेक करना है तो इन्हीं का यूज किया जाता है। दूर से ही हम तापमान को मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, दूर से ही ये काम करते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इंडस्ट्री के लिए अलग आते हैं, बुखार मापने के लिए अलग आते हैं। तो ये टेम्परेचर दूर से ही सेंस करके बता देते हैं, इनको बोलते हैं पायरोमीटर। चित्र देख करके आप समझ गए होंगे और माइंड में आपके बैठ गया होगा। तो पायरोमीटर गैर संपर्क यानी नॉन कांटेक्ट वाले तापमान मापने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
पायरोमीटर दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग, रिमोट मतलब होता है दूर से, जैसे टीवी का रिमोट दबाते हैं तो दूर से बैठकर कंट्रोल करते हैं ना। रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है, मतलब रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर मतलब तापमान मापी है, और रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से बैठ करके काम करने वाले, जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपने यूज किया है या यूज होते हुए जरूर देखा होगा, इसलिए आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित थर्मल विकिरण को मापते हैं और इसी तापमान रीडिंग में परिवर्तित कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के पायरोमीटर में ऑप्टिकल पायरोमीटर आते हैं, इंफ्रारेड पायरोमीटर आते हैं, रेडिएशन पायरोमीटर आते हैं। ये पायरोमीटर शब्द की जो उत्पत्ति है ग्रीक भाषा के शब्द पायर PYR से हुई है, जिसका अर्थ होता है आग, और मीटर का मतलब होता है मापना। तो मतलब आग को एक तरीके से मापना ये कह सकते हैं। तो आग का मतलब सीधा क्या, तापमान, मतलब हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए या उच्च तापमान को मापने के लिए इनका प्रयोग, तो ये पायर धन मीटर से इसकी उत्पत्ति हुई है, पायरोमीटर इस फिर हम इसको कहने लगे। तो पायर का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द से अगर जाने तो आग, आग मतलब कोई चीज, गर्म वस्तु, और मीटर मतलब मापना। तो गर्म वस्तु या गर्म चीज को मापना, ये उपकरण जो होता है वो पायरोमीटर कहलाता है, अगर शब्द के अर्थ को देखें। अब एक ये बहुत पुराना ये चित्र है, अगर आप देखें तो ये आपका है, ये बहुत 1956 का, 1956 मतलब 1956 में। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर को हमको मापना है, तो ये देखिए जो ऑपरेटर है वो इसका ये पायरोमीटर का यूज करके यहाँ के टेम्परेचर को मेज़र कर रही है। तो ये बहुत पहले से ये प्रयोग हो रहा है, टेक्नीशियन है ये, इनके द्वारा टेम्परेचर का मोल्टन सिलिकॉन मतलब पिघला हुआ सिलिकॉन है 1450 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो इसका ये पायरोमीटर का यूज करके ये प्लांट है जहाँ पर ये टेम्परेचर मेजरमेंट कर रही हैं। तो ये पायरोमीटर का इंडस्ट्री में इस तरीके से यूज किया जाता है। तो बहुत पहले से 1956 से आप देख रहे हैं कि कब से शुरू हो गया था। आज में तो बहुत इनमें परिवर्तन हो गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बहुत कम समय में, चूँकि परीक्षाओं का समय है और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं था, तो हमने शॉर्ट में सारी चीज़ें जानी, उनका कॉन्सेप्ट समझा। जो चीज़ें जिस मात्रा में ज़रूरी थी मैंने आपको बता दिया है। कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके थे तो हमने उसको ज़्यादा विस्तार में हम नहीं गए हैं। आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। कोई चीज़ आपको कम समझ में आई हो, लगता हो कि और पढ़ाना है, तो मैं अलग से उसके जो अलग से कोई वीडियो बना करके या फिर उसको क्लास ले करके मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर ये पूरा चैप्टर कम से कम आपका कवर हो जाएगा। तो शुभकामनाओं सहित कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।